11 स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पहले ही बता देती हूँ ताकि जो पहले पढ़ा था उसके बारे में आपको कुछ याद आ जाए। पहले हमने 1 to 18 तक एलिमेंट्स पढ़े थे, ठीक है। 1 to 18 जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे उन एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको सिंबल बताए थे। प्रतीक, ठीक है। दूसरा उनका एटॉमिक नंबर बताया था, यानी परमाणु क्रमांक। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जितने एलिमेंट्स मैंने बताए थे 1 से 18 हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक अगर हम लेते हैं तो 20 हो जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ आर्गन तक ही लेंगे क्योंकि मैंने आपको कितने बताए थे, ऑर्गन तक यानी 18 तक ही बताए थे। पोटेशियम और कैल्शियम आपको नहीं बताया था। तो मैं आपको 1 से 18 तक के जो तत्व हैं, हाइड्रोजन से लेकर ऑर्गन तक के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनके बारे में कुछ और जानकारी दूंगी कि किस तरह से इनके अंदर कुछ पदार्थ जो पाए जाते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट्स के अंदर किस तरह से सेटल रहते हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी हम ले रहे हैं, ये 1 से 18 तक के जो एलिमेंट्स है और इसके बारे में जो हमें जानकारी लेनी है या मैं आपको देने जा रही हूँ, उसमें जो सबसे पहला वैज्ञानिक आया था वो आया था थॉमसन, दूसरा आया था रदरफोर्ड और तीसरा आया था निल्स बोर, ठीक है। पहला आया था थॉमसन, दूसरा आया था रदरफोर्ड और तीसरा आया था निल्स बोर। थॉमसन ने इनके बारे में क्या जानकारी दी कि परमाणु क्या है। पहले तो हमें ये जानना होगा क्या है परमाणु। तो परमाणु क्या है? एक अविभाजित कण है जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। आगे से आगे विभाजन के लिए इसमें क्षमता नहीं पाई जाती। अगर आपने इसे विभाजित कर दिया तो इसकी जो लास्ट स्टेज आ जाती है, उसके बाद इसे विभाजित करना बहुत ही मुश्किल है, यानी वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये हो गया परमाणु, ठीक है। अब हम इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं और न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं। बहुत सारी किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ आता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, और ये किस तरह से एटम के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, सेटल रहते हैं। अब सेटल रहने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जानकारी हमें प्रदान करी। अब अलग अलग जानकारी प्रदान करी तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक आया था थॉमसन, उसने क्या बताया? उसने इसके बारे में ये बताया कि जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज जो होता है, तरबूज को अगर काट लिया जाए तो उसका आधा जो हिस्सा है उसको आप देखते हैं या हम देखते हैं तो उसके अंदर लाल भाग जो है बिखरा हुआ, वो क्या है? प्रोटॉन। और जो बीच है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। उसको इसने प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से
पुडिंग मॉडल के नाम से बताया। प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से तो इस तरबूज के पाक को बता दिया, लेकिन इसमें प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर दो चीजें और बताई गई। किस तरह से? प्लम एक मिठाई आती है, पुडिंग और प्लम, जो बहुत बार हम बूंदी, जैसे छोटी छोटी जो बूंदी होती है उसके लड्डू होते हैं, इस तरह से जो बूंदी, बारीक बूंदी के लड्डू होते हैं, उसमें जो इलायची के दाने हैं वो क्या है? एक प्लम पुडिंग मिठाई है। उस इलायची के दानों को क्या बता दिया इन्होंने? क्या बता दिया? जो बूंदी के लड्डू हम खाते हैं उसमें जो इलायची के दाने हैं वो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इसी तरह से इसने थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने एक और प्रयोग की तुलना की इससे, वो है क्रिसमस के केक जैसे, कि क्रिसमस के केक के अंदर जो काजू बादाम पिस्ता लगे हैं, ड्राई फ्रूट्स जो लगे हुए हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या बताया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन है। बाकी सारा जो हिस्सा है वो क्या है? प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक आवश्यक पदार्थ है जो जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव आयन या ऋणायन दर्शाया गया है, और बाकी हिस्सा उसने क्या माना है? धनायन है। तो यानी उसे क्या नाम दे दिया इसने? प्रोटॉन। अब तीन प्रयोग इसने करे, प्लम पुडिंग मॉडल की चर्चा करी, तरबूज वाटरमेलन की बताई, और क्या बताया इसने? क्रिसमस के केक, लाइक दिस क्रिसमस केक, जिसके अंदर क्या है? केक के ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन, और बाकी हिस्सा इसने क्या बता दिया? प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन और प्रोटॉन पॉजिटिव आयन बताया। दूसरा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था वाटरमेलन का जो आधा हिस्सा हम काटते हैं तो उसमें क्या दिखाई देगा? चारों तरफ जो लाल भाग है वो क्या है? पॉजिटिव एनर्जी यानी पॉजिटिव आयन है, प्रोटॉन है, और बाकी जो उसमें काले बीज जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयंस बताए। तीसरा, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से फेमस हुआ। प्लम पुडिंग क्या एक तरह की मिठाई है जो बारीक बूंदी के लड्डू जो होते हैं, उस बूंदी के लड्डू के अंदर जो इलायची के दाने हैं वो इलायची के दाने क्या शो कर रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजें किसको शो कर रही है? प्रोटॉन को शो कर रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन, प्रोटॉन पॉजिटिव आयन, देन न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो अब आपको यह याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की उपमा किसे दी गई है, प्रोटॉन की उपमा किसे दी गई है, और न्यूट्रॉन किसे बताया गया है। इलेक्ट्रॉन की जो उपमा कही गई है, ये इलेक्ट्रॉन को जिसके समतुल्य माना गया। अगर तरबूज का उदाहरण ले तो बीज से, अगर हम क्रिसमस की केक का एग्जाम्पल लें तो ड्राई फ्रूट से, और अगर हम प्लम पुडिंग मॉडल का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस बूंदी के अंदर जो इलायची के दाने हैं वो सब किसको शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, और बाकी का उसका जो हिस्सा है वो प्रोटॉन को शो करता है। इस मॉडल से क्या पता लग रहा है कि किसी भी परमाणु का अधिकांश हिस्सा किससे बना हुआ है? प्रोटॉन से बना हुआ है। यानी अधिकांश हिस्से में पॉजिटिव आयन है और केवल कुछ हिस्से के अंदर ही इलेक्ट्रॉन आयन पाए जाते हैं। इन तीनों चीजों से तो हमें यही क्लियर होता है। तो सबसे पहले आए थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में इस तरह से जानकारी दी। अब दूसरा जो आया है रदरफोर्ड, परंतु उसकी ये जानकारी लंबे समय तक नहीं चल सकी। दूसरा आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या करा कि अगर हम किसी भी एक पतली पन्नी पर जो धातु की बनी हुई है, जैसे मैंने ले ली सोने की पतली पन्नी, अब उस सोने की पतली पन्नी पर मैंने अल्फा कणों की बौछार करी। अल्फा कण क्या होते हैं? बहुत ही पावर वाले जो एटम होते हैं, यानी शक्तिशाली जो कण होते हैं जिसके अंदर बहुत अधिक एनर्जी होती है, उन एनर्जेटिक पार्टिकल्स को अगर मैं इस लेयर पर डालती हूँ, इस झिल्ली पर डालती हूँ, ये क्या है? सोने की पतली पन्नी। अगर इन पार्टिकल्स को, इन अल्फा कणों को जो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही शक्तिशाली कण हैं, अगर मैं इनके ऊपर
इन कणों की, इन पार्टिकल्स की बौछार करती हूँ, अत्यधिक मात्रा में इन पर गिराती हूँ जो बहुत ही पतली पन्नी है, तो क्या होना चाहिए था? यह होना चाहिए था कि ये इन चीजों को, यानी इन कणों को, सोने की जो पतली पन्नी है उनके कण, जिन कणों से मिलकर ये बनी हुई, उन कणों को भेद कर बिल्कुल बाहर की ओर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो चाहते यही था रदरफोर्ड कि मुझे इनकी कि वास्तव में इसमें किसी परमाणु के अंदर, किसी कण के अंदर कितना भाग धनावेशित है और कितना भाग ऋणावेशित है। तो उसने इसीलिए अल्फा कणों की बौछार इसके ऊपर करी थी, लेकिन कुछ कण 10,000 कणों की बौछार करी उसने। कितने? 10,000 अल्फा कणों की बौछार करी। उसमें से केवल एक कण ऐसा था जो सीधा टकराकर वापस आया और 180 डिग्री के एंगल पर घूम गया। बाकी क्या हो गए? कुछ सीधे निकल गए, कुछ 45 डिग्री के एंगल पर गए, फिर वापस आ गए, और कुछ कण क्या हो गए? पुनः उसी दिशा में लौट गए। अब 10,000 पार्टिकल्स जो उसने डाले थे वो क्या थे? बहुत ही एनर्जेटिक वाले थे। उसमें से सिर्फ एक कण, एक पार्टिकल ऐसा आता जिसकी भेदन क्षमता सही गई, वह उसे भेद कर वापस लौट कर आ गया और 180 डिग्री के एंगल पर घूम गया। तो इस प्रयोग से रदरफोर्ड को थोड़ा सा यह महसूस हुआ कि मैंने कहीं न कहीं कोई मिस्टेक कर दी है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसने इसका कुछ कंक्लूजन निकाला कि यह प्रयोग क्या सिद्ध करता है। उसने ये बताया कि किसी भी परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो उसका क्या है? नाभिक, जिसमें क्या क्या रहता है? उसका पॉजिटिव भाग, यानी धनावेशित जो भाग है वो नाभिक में रहता है, और बाकी के हिस्सों में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर, यानी ऋणावेशित भाग उसके चारों ओर घूमता है। ये बात उसने बताई। यानी कोई भी कण है, उसका जो मिड वाला भाग है उसको उसने नाभिक का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमते हैं? क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी ऋणावेशित जो भाग है वो घूमता रहता है। तो जो पॉजिटिव भाग है उसको हमने प्रोटॉन का नाम दिया, और जो नेगेटिव भाग है उसको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। उसने यह भी बताया कि यह जो नाभिक है ये बहुत ही सूक्ष्म जगह है। इस सूक्ष्म जगह के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो लगाते लगाते वो घूमते घूमते कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उसमें गिर जाए। क्यों? क्योंकि नाभिक के बाहर जो शेल है या ये आवरण जो है, इसमें घूमते घूमते ये क्या करते हैं? ऊर्जा को छोड़ते हैं। ऊर्जा छोड़ेंगे और किसी दिन टकराएंगे तो सीधे किसमें गिर जाएंगे? नाभिक में गिर जाएंगे, और नाभिक में गिर जाएंगे तो परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये बात उसने बताई। यहाँ तक तो रदरफोर्ड पहुंच चुका था, परंतु फिर भी यह बहुत अधिक डीपली नाभिक और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमें कोई जानकारी प्रदान नहीं कर सका। यानी आगे के जो बड़े कण हैं जिनके न्यूक्लियस बहुत ही हेवी है, उनके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता सका। तो इसके बारे में आगे जो वैज्ञानिक आया है, नील्स बोर। नील्स बोर ने सेम कॉपी करी है रदरफोर्ड की, क्योंकि यहाँ तक तो रदरफोर्ड पहुंच ही गया था कि नाभिक क्या है, उसमें क्या विद्यमान रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल ये चीज नहीं बता सका। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो कैसे करनी है कि एक लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉनों को हम अगले लेयर में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, या अगले कोश में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, इसके बारे में रदरफोर्ड कोई जानकारी नहीं जुटा पाया। तो तीसरा जो वैज्ञानिक आया था, नील्स बोर। इसे बोर और बरी के नाम से जाना जाता है। बोर बरी का मॉडल। बोर और बरी यानी नील्स बोर ने क्या करा? इलेक्ट्रॉनों को जमाने का जो क्रम है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों को, या अगर हम किसी न्यूक्लियस को सेफ कर
करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनों को जमाने का जो क्रम है, इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम है, उसे व्यवस्थित करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सेटलमेंट सही नहीं हुआ, तो जो हमारा एटम है वो ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो कल बच्चों हम नील्स बोर और बरी का मॉडल पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक जो प्रयोग बताया है मैंने, उन्हें आप अच्छी तरह से लर्न कर ले। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में डालें। बाकी नेक्स्ट हम नील्स बोर कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।